डिफाइन किए थे, आपको याद होगा। आर्गुमेंट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को एक पॉइंट से लोकेट करते हैं और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ऑरिजिन से और एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं और लाइन सेगमेंट का इनक्लाइनेशन देखते हैं किससे, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस से। याद है? बोलिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट अगर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको हम एक पॉइंट मानते हैं और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं ऑरिजिन से, तो वहां से एक लाइन सेगमेंट क्रिएट होता है और वो लाइन सेगमेंट का इंक्लाइनेशन देखते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस। तो अगर z बराबर 0 + 0 आयोटा है, z बराबर 0 + 0 आयोटा है, तो 0 + 0 आयोटा कहाँ लोकेट होगा, 0, 0 कहाँ लोकेट होगा? अच्छा, अब इसको ज्वाइन कीजिएगा किससे, तो 0, 0 को 0, 0 से ज्वाइन कीजिएगा तो क्या लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा? तो जब लाइन सेगमेंट नहीं क्रिएट होगा तो एंगल बनाएगा कौन? कद्दू। एंगल कौन बनाएगा? एंगल तो लाइन सेगमेंट बनाता है ना। तो यहाँ तो एंगल लाइन सेगमेंट बनाता है, यहाँ लाइन सेगमेंट ही क्रिएट नहीं हो रहा है, तो एंगल बनेगा क्या? तो क्या होगा आंसर? हाँ, तो एंगल ही नहीं बनेगा तो क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे आंसर होगा आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। आर्गुमेंट ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। देखिए नोट में, समझ में आ गया? 0 का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया? देख लीजिए नोट में, आर्गुमेंट ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। ऑफ 0 नॉट डिफाइंड। चलिए, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड आप समझ गए। हमको ये बताइए एम्पलीट्यूड का रेंज क्या होता है? सिंपलेस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट का रेंज क्या होता है? 2 पाई ओपन या क्लोज, 2 पाई इंक्लूडेड या एक्सक्लूडेड। तो ऐसे बोलो 0 क्लोज 2 पाई एक्सक्लूडेड। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे एक चीज और, देखिए आर्गुमेंट ऑफ z, इफ हम लिखते हैं ऐसा, इफ आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z बराबर थीटा और z को हम वैरी कराते हैं, z को हम वैरी कराते हैं, तो ज्योमेट्रिकली इसका लोकस क्या आएगा? जैसे आपको याद होगा मॉड z बराबर r का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या था, याद आ रहा है? मॉड z बराबर r का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या था? सब पढ़ाया हुआ है। हाँ, मॉड z बराबर r का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस था z lies on a circle having center 0, 0 and radius r। मॉड z बराबर r का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस था कि z जो है एक सर्कल पे लाई करेगा, कौन सा सर्कल पे? जिसका सेंटर 0, 0 और रेडियस r होगा। क्या ये सब नहीं बताया गया? क्या आप लोग को बताइए। तो जब बताया गया तो आपको याद होना चाहिए ना बेटा। आप फिर कैसे करेंगे, कि कैसे सीखिएगा बताइए? आपको ये सब चीजें भूल जाते हैं, तो अच्छे बच्चे का निशानी नहीं है भूलना। आप अगर भूल गए तो आप समझिए आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। 5 को सवाल बनाने से नहीं होगा। चाहे स्कूल में आप नंबर ले आए 50 में 50, तो आपको लग रहा है कि हम बहुत तेज हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत पढ़ना है और बहुत मन से पढ़ना है। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा ध्यान से, पीछे का पढ़ाया हुआ चीज आप भूलते जाते हैं।
ये गलत बात है, पीछे का चीज आप भूलिए नहीं। चलिए देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा का मतलब होता है, देखिए सुनिएगा ध्यान से, आप ऐसे सोचिए ना, अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई बाई 4 लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर पाई बाई 4, और जेड को मूव कराते हैं, तो बताइए जेड किस क्वाड्रेंट में होगा? जेड किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अच्छा तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जेड को रखते हैं, मान लिया हम जेड ये लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा, बताइए। अच्छा अगर हम जेड को ये लेते हैं तो क्या ये लाइन सेगमेंट क्रिएट होगा क्या? अच्छा यहाँ पे ऐसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए, आप ये लाइन बना दीजिए और ये लाइन बना दीजिए, और ये इंक्लाइनेशन आप पाई बाई 4 रखिए, ये वाली इंक्लाइनेशन पाई बाई 4 रखिए, ठीक है। और जेड मूव कर रहा है, तो जेड जो है इसी लाइन पे मूव करेगा, जेड या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, बताइए इस तरह से जेड मूव करेगा, बताइए क्या जेड यहाँ आ सकता है क्या? क्या जेड यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। अगर जेड यहाँ पे आएगा तो लाइन सेगमेंट ये क्रिएट होगा, तो ये आर्गुमेंट हो जाएगा, क्या ये एंगल पाई बाई 4 है? हाँ, तो क्या जेड यहाँ पे लाई कर सकता है? यहाँ पे लाई करेगा? नहीं लाई करेगा। अच्छा जेड, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली सिचुएशन पे जेड नहीं लाई करेगा, ये वाली पार्ट पे जेड नहीं लाई करेगा। जेड इस पार्ट पे कहीं भी लाई कर सकता है, बताइए, क्योंकि हर एक सिचुएशन में आपका एंगल पाई बाई 4 बनेगा। जेड ये होगा तो भी ये लाइन सेगमेंट उतना ही बना रहा है, ये लाइन सेगमेंट हर एक तो एक ही लाइन का है। तो इसका मतलब इस तरह का जो सिचुएशन होता है, इस तरह से चलते जाएगा, इस तरह से एरो दे देगा, तो ये सिचुएशन क्या कहलाता है? ये वाली सिचुएशन क्या कहलाता है? सुनो, ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज, तीनों में कुछ अंतर है, बताओ। ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन है, और ये क्या है? एक रे है, अंतर है। ये लाइन सेगमेंट देखो, जब आपको एक लेंथ फिक्स हो जाए, ये लेंथ फिक्स है, बताओ, तो जब लेंथ फिक्स हो जाता है तो वो लाइन सेगमेंट बन जाता है, और लेंथ अगर फिक्स नहीं है तो वो या तो लाइन बनेगा या फिर रे बनेगा। अगर एरो दोनों साइड से जाएगा तो लाइन बनेगा, और एरो सिर्फ एक साइड से जाएगा, एक पॉइंट फिक्स हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? रे कहलाएगा, बताओ। तो बताओ ये वाली सिचुएशन अगर ऐसे में बढ़ा देता तो ये लाइन बन जाता, लेकिन जेड को इस सिचुएशन इधर तो नहीं गिरेगा। अगर जेड का आर्गुमेंट पाई बाई 4 है तो जेड इस पार्ट पे गिरेगा, क्या करेगा? इसका मतलब इसका ये वाली पार्ट गायब हो गया, तो यहां से स्टार्ट होकर इसके ऊपर भागेगा, तो ऊपर कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जा सकता है। तो इस वाली फोटो को हम क्या कहेंगे? लाइन बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, या रे बोलेंगे? रे। यानी कि आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर थीटा के बराबर है और जेड मूविंग है, तो जेड के द्वारा जो पाथ बनता है वो क्या बनता है? एक लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, या रे बनेगा? रे। अच्छा वो रे स्टार्ट कहां से होगा? अच्छा ऑरिजिन से। ऑरिजिन इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा?
ऑरिजिन इंक्लूडेड नहीं होगा, ऑरिजिन एक्सक्लूडेड होगा। क्योंकि अगर जेड को मैं 0 बना दिया, जेड को मैं 0 बना दिया, जेड मूव कर रहा है, जेड जब ऑरिजिन पे आ जाएगा, अगर जेड 0 हो गया तो 0 का आर्गुमेंट बनता है क्या? तो उस सिचुएशन में थीटा एग्जिस्ट करेगा? तो बताओ, रे तो बनेगा, स्टार्ट कहां से होगा? ऑरिजिन, इंक्लूडिंग ऑरिजिन या एक्सक्लूडिंग ऑरिजिन? समझ में आ गया? ऑरिजिन क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑरिजिन इंक्लूड करने का मतलब जेड 0 हो जाएगा, कभी ना कभी जेड 0 हो जाएगा। जब जेड 0 हो जाएगा तो 0 का आर्गुमेंट नहीं बनता है, तो उस सिचुएशन में थीटा एग्जिस्ट नहीं करेगा। थीटा एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि लिखो नोट में। अब ये जाके समझ में आया कि नहीं आया? बताओ, इतना मेहनत से समझाया आपको हमने। तो लिखो, इफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा implies to z lies on a ray, z lies on a ray। z हमेशा किस पे लाई करेगा? रे पे लाई करेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन के बगल में लिख देना इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब बताओ, यहां से समझ में आएगा। अब बताओ, अगर थीटा एग्जैक्टली 0 बन गया तो वो रे क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस होगा। बताओ, अबे थीटा 0 बन गया, अगर थीटा 0 बन गया तो वो रे क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस होगा या नहीं होगा? अरे मेरे बेटे, अगर ये रे लेते हैं तो ये रे का इंक्लाइनेशन इससे कितना बन रहा है? 0 बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो मैं बोल रहा हूं, अगर थीटा 0 हो गया तो वो रे क्या बनेगा? वो रे बनेगा पॉजिटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस। अच्छा बताओ, थीटा अगर 90 हो गया तो वो रे क्या बनेगा? हाँ, अगर थीटा 180 हो गया तो वो रे क्या बनेगा? हाँ, निगेटिव पार्ट ऑफ रियल एक्सिस। और हर एक सिचुएशन में ऑरिजिन क्या होगा? एक्सक्लूड। अगर थीटा 270 डिग्री हो गया या -90 हो गया तो वो रे क्या बनेगा? निगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस, एक्सक्लूडिंग ऑरिजिन। ठीक है, अच्छा थीटा 0 से 90 के बीच हुआ तो वो रे कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा अगर 90 से 180 के बीच हो गया तो रे कहां जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। थीटा 180 से 270 के बीच हो गया, रे कहां जाएगा? थीटा 270 से 360 के बीच रे कहां जाएगा? समझ में आ रहा है? तो अब तुम हमको ये बताओ, एक सवाल बना के दिखाओ। लोकेट द रीजन, लोकेट करो, लोकेट π/6 लेस इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z लेस इक्वल टू 5π/6। इसको लोकेट करना है ग्राफ में, डायग्राम में। कैसे लोकेट करो? देखो, आर्गुमेंट क्या कर रहा है? π/6 से ज्यादा और 5π/6 के बीच होना चाहिए। यहाँ पे दो रे बनेगा। बताओ, एक रे कितना आर्गुमेंट एंगल बना रहा है? π/6। एक रे बना रहा है 5π/6। π/6 वाली जो रे होगा वो बताओ वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? ये एक्सक्लूडिंग, ये सिंबल का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग, हॉलो सर्कल। ये रे बनेगा एक। बताओ 5π/6 कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है? ये एंगल π/6 और ये एंगल 5π/6। बताओ, हो गया?
अब हमको एंगल का थीटा जो रेंज है, हमारा एंगल का जो रेंज है वो क्या है बताओ, 5/6 से 5/6 के बीच है। तो 5/6 और 5/6 के बीच का एंगल कौन है, ये वाला इलाका है, बताओ। तो जेड हमारा इसी, देखो इस लाइन, इस रे पे दिखेगा, या फिर इस रे पे दिखेगा, या फिर बीच में कहीं दिखेगा, बताओ। कहीं भी हो सकता है ना। हार्ड लग रहा है, हार्ड लग रहा है तो बता देना। हाँ, दिखाना पड़ेगा। तो क्या शेडेड रीजन बोलते हैं ना, शेडेड रीजन। तुम छोड़ो ना, उतना गड्ढे में नहीं जाओ, तुम इतना समझ लो, मॉड जेड अगर फिक्स है तो जेड लाई करेगा एक सर्कल पे जिसका सेंटर 0 0 होगा, और आर्गुमेंट अगर पता है तो आर्गुमेंट का लोकस क्या होता है, एक रे होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन बट नॉट इंक्लूडिंग ऑरिजिन, और मॉड जेड बराबर कुछ दिया हो तो उसका लोकस क्या होता है, एक सर्कल होता है। इतना याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से एक और बहुत, अरे उसमें 5/6 में 5/6 माइनस करके क्या लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ। अगर एक θ1 है, एक θ2 है, θ1 θ2 को लोकेट करो, उसके बीच का जो इलाका वो रीजन को ग्राफ में से रंग को शेडेड कर दो, वो बता रहा हूँ। हाँ देखो, सुनो, अरे सुनो, ध्यान से सुनो, ये एक फिक्स सर्कल है ना, ये एक फिक्स सर्कल है। अभी जेड कहीं भी हो सकता है इस सर्कल पे, अभी ये जेड कहीं भी हो सकता है इस सर्कल पे, यहाँ इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी हो सकता है, और ये एक रे है, जेड इस रे पे भी लाई कर सकता है। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सर्कल को भी लाई कर रहा है और रे पे भी लाई कर रहा है, बताओ। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सुनो ध्यान से, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रे पे लाई कर रहा है, सर्कल पे भी लाई कर रहा है, बताओ। तो बताओ ये पॉइंट फिक्स होगा या वेरिएबल होगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, लाइन पे भी दिख रहा है और सर्कल पे भी दिख रहा है। तो यानी कि ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल और लाइन का, यानी कि यहाँ पे जो जेड मिलेगा वो जेड क्या होगा, यूनिक होगा, वो जेड क्या होगा, यूनिक होगा। अब तुम सोचो, यहाँ से ये पॉइंट निकालने के लिए आपको रे का जरूरत था और सर्कल का जरूरत था। सर्कल से हमको क्या मिलता है, मॉडुलस, और रे से हमको क्या मिलता है, आर्गुमेंट। रे से हमको मिलता है आर्गुमेंट और सर्कल से मिलता है क्या कहते हैं, मॉडुलस। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स को यूनिकली डिटरमाइन कर रहा है तो आपको उसका मॉडुलस पता होना चाहिए और उसका आर्गुमेंट पता होना चाहिए। अगर आर्गुमेंट पता है और मॉडुलस पता है तो आप जो है वो कॉम्प्लेक्स एग्जैक्टली लिख सकते हैं। जैसे अगर जेड बराबर है, सुनो ध्यान से, मॉड जेड बराबर 3 है और आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर π/4 है, तो आप जेड एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। जेड एग्जैक्टली आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सुनो, जेड मान लिया x प्लस आयोटा बाई, जेड मान लिया x प्लस आयोटा। पहले हम अलजेब्रा से निकाल रहे हैं, फिर तुमको हम ज्योमेट्री से सिखा देंगे। जेड बराबर x प्लस आयोटा बाई, यहाँ डालो x प्लस आयोटा बाई, ये क्या आएगा, √x² प्लस y² आएगा, बताओ। x² प्लस y² क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा बाई
बराबर पाई बाई 2। किसी कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट क्या होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट y है, बाई रियल पार्ट x है, पाई बाई 2। सुनो, तो y बटा x क्या आएगा? tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 क्या होता है? 1। तो y बाई x बराबर 1। तो y बराबर x आएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, अब इसमें y का वैल्यू x डाल दो, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर 9, तो 2x स्क्वायर बराबर 9। अच्छा, ये 3 नहीं लिखते, 3 लिखने से अच्छा नहीं है, यहाँ पे 2 लिखते हैं, कैलकुलेशन अच्छा आएगा। यहाँ 2, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 2x स्क्वायर 4, x स्क्वायर आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा? प्लस माइनस रूट 2। अच्छा, x का वैल्यू प्लस माइनस रूट 2, तो y बराबर क्या आएगा? प्लस माइनस रूट 2। बोलो, आएगा? y और x बराबर है। अब z क्या बन रहा है? रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा, रूट 2 माइनस रूट 2 आयोटा, माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 आयोटा, और माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2 आयोटा बन रहा है। यहाँ पे सोचो, x का भी तो वैल्यू, y का भी तो वैल्यू, लेकिन इसमें से पॉइंट तो एक ही बनेगा, क्योंकि एक ही जेड बनेगा, क्योंकि आर्गुमेंट पता है और मॉडल्स पता है, तो वो यूनिक एक ही जेड बनेगा। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे इसमें से कौन सा आएगा? अगर यहाँ पे पॉइंट बना 2 2, यहाँ पे बना रूट 2 रूट 2 रूट 2, यहाँ बना रूट 2 माइनस रूट 2, माइनस रूट 2 और रूट 2, ठीक है। और यहाँ जो बनेगा क्या बना? माइनस रूट 2 और माइनस रूट 2। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई बाई 4 है, तो रे कहाँ पे लाई करेगा? बताओ, ये रे कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट जो बनेगा वो रे पे तो लाई करेगा, तो इसमें से कौन सा पॉइंट रे पे लाई करने वाला है? बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा, और बाकी ये सारा क्या हो जाएगा? छट जाएगा। देखो, मैथमेटिकली बनाए कितना मेहनत लगा, लेकिन देखो ज्योमेट्री से कैसे बनाते, तुरंत बन जाता। ये रे, ये एंगल पाई बाई 4 है, बताओ बताओ, ये एंगल पाई बाई 4। ये रेडियस कितना है सर्कल का? 2 है, मॉडुलस रेडियस मॉड्यूल 2, यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरा था। ये जो डिस्टेंस होगा क्या? 2 cos पाई बाई 4 होगा, सोचो। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में 2 sin पाई बाई 4 होगा। सबको समझ में आ रहा है? तो ये आ जाएगा 2 cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, ये आ गया रूट 2, ये आ गया 2 sin पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, क्या आ गया? रूट 2। ये पॉइंट कितना होगा? रूट 2 कॉमा 0 होगा क्या? अरे ये डिस्टेंस रूट 2 कॉमा 0। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये भी रूट 2, तो ये पॉइंट 0 कॉमा रूट 2 होगा। तो ये पॉइंट है रूट 2 कॉमा 0, ये पॉइंट है 0 कॉमा रूट 2, तो ये पॉइंट क्या होगा? रूट 2 कॉमा रूट 2 होगा कि नहीं होगा? तो देखो, एक ही लाइन में आ गया। कौन आसान है? ये वाला आसान है या ज्योमेट्री वाला आसान है? ज्योमेट्री वाला करोगे कैसे? जब डिफिनीशन तुमको पता होगा तब ना। ये तो वो तरीका है जिसमें कुछ नहीं आता, फिर जेड को मुंह फाड़ के x प्लस आयोटा वाई मान ली, फिर आगे सॉल्व किए। तो इसमें ज़्यादा मेहनत है, इसमें मॉडुलस का डिफिनीशन भी जानना होगा, आर्गुमेंट का फार्मूला भी जानना होगा। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, हमको ये पता है कि मॉड जेड पता है, तो सर्कल है मॉड जेड बराबर आर, मतलब सर्कल विद सेंटर 0 0 रेडियस आर। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा, तो जेड एक रे पे लाई करेगा जिसका इंक्लिनेशन क्या होगा? थीटा। तो यहाँ से देखो, आर्गुमेंट जेड पाई बाई 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई बाई 4 है, तो एक रे बनेगा जिसका इंक्लिनेशन पाई बाई 4 होगा, और मॉड जेड 2 है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 2 है। तो हमने क्या किया? ये पॉइंट का ऑर्डिनेट हो गया रूट 2, ये पॉइंट का एब्सिस हो गया रूट 2, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? रूट 2 रूट 2। यही तो जेड बन रहा है। नहीं समझ में आ रहा? एक दो और सवाल कर देंगे तो समझ में आ जाएगा।
तुम अपने से लिखो, फाइंड जेड अपने से करो, और डायग्राम से बनाना ये तो बिटा दिया। थोड़ा मेहनत करो। देखो हम एक क्वेश्चन करते हैं ना सीधे आओ, सुनो लिखो, लेट मॉड जेड बराबर 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 5/3, फाइंड जेड, जेड निकालना, करो प्लीज। मॉड जेड बराबर 4 है और आर्गुमेंट ऑफ जेड 5/3 है, जेड निकाल सकते हो। पहले क्या करना, एक सर्कल बनाना। देखो मॉड जेड बराबर 4 का मतलब क्या हुआ, एक सर्कल जिसका सेंटर 0 0, रेडियस कितना होगा बताओ। वेरी गुड, ये सर्कल बना दिया, ठीक है, ये सर्कल बना दिया। अच्छा आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 5/3, तो ये कहाँ जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन कितना होगा, 60 होगा, ये एंगल 60 डिग्री है। रिक्वायर्ड जेड यही वाला पॉइंट होगा बताओ, जहां पे रे ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट किया। अब क्या करो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करो, है ना। अगर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y लेते हैं तो बताओ ये वाली डिस्टेंस x होगा और ये वाली डिस्टेंस y होगा, बताओ। अच्छा ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस वो कितना है बताओ, 4 है रेडियस का सर्कल। तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, 4 cos 60 होगा क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में, cos 60 बराबर क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस होगा, बताओ। cos 60 बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस x और हाइपोटेनियस 4, x का वैल्यू 4 cos 60 होगा। 4 cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 आ गया। y का वैल्यू क्या आएगा, ये डिस्टेंस क्या आएगा, 4 sin 60 आएगा। तो ये आ गया 4 into sin 60 √3/2, तो ये 2√3 हो गया क्या बताओ। हमको x, y चाहिए, x आ गया 2 और y आ गया 2√3, जेड क्या बनता है, x, y पॉइंट तक जेड क्या बनता है, x + i/y बनता है। अगर x, y पॉइंट है तो उससे जेड बनेगा x + i/y। x कितना है बताओ, 2, y क्या है, ये आंसर आ गया बोलो। क्या समझ में आ गया, कि किसी कुछ में दिक्कत है। तो चीजें को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। अगर तुमसे कोई भी बोले एक फिक्स जेड निकालना है तो उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए आपको बताओ। कोई भी यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसका मॉडुलस पता होना चाहिए और उसका आर्गुमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। और वो बनाना कैसे है, ज्योमेट्री से बनाना है या फिर जेड बराबर x + i/y मान के बनाना, ज्योमेट्री से बनाना, उससे जल्दी बनेगा, ठीक है। लिख लो नोट में लिख लो, फॉर नोट में लिख लो, फॉर जेड टू बी यूनिक, फॉर जेड टू बी यूनिक, यूनिक मतलब एक ही वैल्यू बनना चाहिए। They are always given modulus and argument. They are always given modulus and argument. For Z to be unique, they are always given modulus and argument of Z.
क्या क्या गिवन होना चाहिए, उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट। अब देखिए, अब आपके पास जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है हमेशा, जिसको बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, पढ़े होंगे आप इसको, सुने हैं ना। पोलर फॉर्म, उसका एक और नाम होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स लिखेगा, पोलर फॉर्म ऑब्लिक करके लिखेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, वो सिंपल सा चीज है। ठीक है, इसका फॉर्मेट आप याद रखिएगा। बड़ा बच्चा लोग कहता है कि सर पोलर फॉर्म आता है, सर बहुत हार्ड है सर। लेकिन जेड को आप मान लीजिए x प्लस आयोटा वाई। आप बताइए, जेड अगर x प्लस आयोटा वाई है, किससे पॉइंट क्या क्रिएट होगा, बताइए हमको। इससे जो पॉइंट अपना क्रिएट होगा x, y क्रिएट होगा। यहाँ क्या मांगे, अच्छा ये ऑरिजिन है, ये पॉइंट P माना। अच्छा इतना तो आपको पता है, O से P का जो डिस्टेंस होगा वो मॉड ऑफ जेड होगा क्या, मॉडुलस ऑफ। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर, ये मान लिया थीटा है, क्या ये n है, क्या ON का वैल्यू x होगा और PN का वैल्यू y होगा क्या, बताइए। सबको समझ में आ रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाइए। इन राइट एंगल ट्रायंगल PNO cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ON बाई OP आ जाएगा क्या, बोलिए। cos थीटा का वैल्यू ON बाई OP आएगा। एकदम इरिटेटिंग कंपनी से कंपनी बोला जाता है, आज समय को डिस्टर्ब करता है सर भाई। लिखा बेटा, cos थीटा देखो ON बाई OP होगा, बताओ। cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस होगा, ON आपका x है, OP क्या है, मॉड जेड है, बताइए। तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, मॉड जेड cos थीटा लिख सकते हैं, बताइए। अच्छा इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे sin थीटा पूछा जाता तो क्या बताते, परपेंडिकुलर दैट इज PN बाई हाइपोटेनियस दैट इज OP। PN का वैल्यू कितना है और OP का वैल्यू है मॉड जेड। तो यहाँ पे बाई बराबर क्या आ जाएगा, मॉड जेड साइन थीटा आ जाएगा क्या। अब देखिए अपने पास जेड बराबर क्या आया है, x प्लस आयोटा वाई है। जेड के x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, मॉड जेड साइन थीटा लिखेंगे, बोलिए। तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, बताइए। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म। इसका मतलब आप जो है
ये फार्मूला अगर याद रख लिए तो फिर आपको डायग्राम का जरूरत नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जेड को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, उसका मॉडुलस चाहिए, और थीटा यहाँ पे क्या है, उसका आर्गुमेंट है। देख लीजिएगा नोट में लिख लीजिएगा, थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड नहीं लिखते हैं, ये थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ। पोलर फॉर्म में जो आर्गुमेंट यूज होता है वो क्या यूज होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट यूज होता है। पोलर फॉर्म में जब आप आर्गुमेंट यूज करेंगे वो क्या होगा, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आप ऐसे याद रखिए, पोलर फॉर्म क्या होता है, जेड बराबर उसका मॉडुलस कॉस ऑफ, जो एंगल कॉस और साइन का होता है, जो कॉस और साइन का एंगल होता है वो उसका क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। आप ऐसे याद रखिए, जेड बराबर ऐसे याद रखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। बाहर आएगा उसका मॉडुलस कॉस ऑफ, यहाँ पे कॉस का एंगल क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, समझिए बेटा। पोलर फॉर्म जो होता है वो होता है मॉड जेड कॉस ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, ठीक है। अब आप इस पे सवाल बनाइएगा तो सीख जाइए। आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए सिखा दिया गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, मॉडुलस कैसे निकालते हैं, ये भी जानते हैं आप आराम से जो है उसको पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं, और पोलर फॉर्म वाले फार्मूला में डाल देंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स भी दिख जाएगा। चलिए आप बनाइए सवाल, जल्दी से बना के दिखाइए, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करके दिखाइए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। Write the polar form of the complex number. Write the polar form of the complex number. Z बराबर 1 प्लस आयोटा, Z बराबर 1 बटा 1 प्लस आयोटा, पोलर फॉर्म लिख सकते हैं बेटा। पोलर फॉर्म लिखना है बेटा 1 बटा 1 प्लस आयोटा का। रुद्राभिषेक तुम बीच बीच में गायब हो जाता है क्या सर जी? लगता तो है बेटा गायब हो जाता, तो नाम नहीं दिखता तुम्हारा कभी कभी, आवाज नहीं आया होगा। रेगुलर है हैं? बनाते भी हो कि नहीं? रेगुलर है? बनाते हो घर में?
मैंने बनाओ बनाओ, मेहनत करो, तुम मेहनत करेगा अच्छा करेगा, बनाओ मेहनत करो, पूरा प्रैक्टिस करो और पूछो। आ गया बेटा सबका आंसर? पोलर फॉर्म में क्या चाहिए? पोलर फॉर्म में क्या चाहिए आपको? इसका क्या चाहिए? आर्गुमेंट चाहिए और क्या चाहिए बोलिए? आर्गुमेंट चाहिए या प्रिंसिपल आर्गुमेंट चाहिए? पहले तो जेड का शकल को ढांचा सही करो। जेड का सही ढांचा है क्या? नहीं है। इसको हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस आयोटा, ऐसा लिखेंगे। बोलो सबको समझ में आ रहा है यहाँ पर? ये आएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे आएगा 1 प्लस 1/2 और प्लस -1/2 आयोटा आएगा। बताओ मॉड जेड कितना आएगा? बताओ हाफ का स्क्वायर -1/2, ये आएगा 1/4 प्लस 1/2 2/2 1/2 आएगा 2। अब हमको आर्गुमेंट निकालना है तो पहले जेड को रोटेट कर दो। कौन सा क्वाड्रेंट में जेड आएगा? यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट है हाफ कॉमा -1/2, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये एंगल को थीटा मान लो। tan थीटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है? परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस हाफ है और ये डिस्टेंस भी हाफ है, बेस हाफ बाई हाफ 1 थीटा π/4 आएगा। क्या ये इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका होगा? क्लॉकवाइज में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसका जो आएगा वो आएगा -θ। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बताया था ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है? माइनस। तो -π/, या तो दूसरा तरीका आप आर्गुमेंट निकाल के इसमें 2π घटा, समझ लो। चलो पोलर फॉर्म लिखते हैं। पोलर फॉर्म क्या होगा? पोलर फॉर्म होगा जेड बराबर मॉड जेड। मॉड जेड कितना है? √2 1/2 कॉस ऑफ प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना है? -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/, ये ना फार्मूला याद रखो। क्या फार्मूला होता है? मॉडुलस बाहर आता है, कॉस का एंगल होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ। अब कुछ महारथी लोग यहाँ पे क्या करते हैं? इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। बोलो। और साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस साइन आयोटा, माइनस आयोटा साइन π/, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोलो। तो कुछ महारथी लोग ऐसा भी लिख देते हैं। तो जो महारथी ऐसा लिखते हैं उनका गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये राइट है। आपकी बुक में भी यही लिखा है। बुक में आप आंसर देखोगे, बुक में भी यही आंसर लिखा है, ठीक है। ये बड़ा मिस्टेक होता है लोगों से। समझ में आ रहा है? इसको आगे डिजॉल्व नहीं करना है, ध्यान से सुनना। बुक में यही आंसर है, बुक में यही आंसर है, बट ये गलत लिखा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा। हमारा क्या है, दोनों का वैल्यू अल्टीमेटली तो सेम ही है। ये ट्रिग्नोमेट्री लगाया है, सुनना ध्यान से। हमारा पोलर फॉर्म एक शकल है कॉम्प्लेक्स का,
पोलर फॉर्म जो है एक तरीका है कॉम्प्लेक्स को लिखने का। तो जो तरीका होता है वो तरीका एक ही होता है। तरीका में आप उसमें जो है कुछ और जोड़ तोड़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। पोलर फॉर्म लिखते समय ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। पोलर फॉर्म लिखते समय ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना। आप बोलोगे सब किताब में आंसर यही दिया हुआ है, तो वो दिया है, हमको नहीं पता दिया है, बट हम जो जानते हैं हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। पोलर फॉर्म ये तरीका होता है। पोलर फॉर्म का जो एक्चुअल शक्ल होता है उसमें आप ये ध्यान रखिएगा, पोलर फॉर्म में जो हम एंगल लिखते हैं कॉस और साइन का, कॉस और साइन का एंगल प्रिंसिपल आर्गुमेंट होना चाहिए और बीच में आयोटा के पहले प्लस का साइन होना चाहिए। बीच में आयोटा के पहले प्लस का साइन आना चाहिए। यहाँ देखिए आयोटा के पहले क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, बताइए। और यहाँ कॉस और साइन का एंगल क्या है, π/4। और हमने बताया कॉस और साइन का एंगल क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्या π/4 इस कॉम्प्लेक्स का प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्या? इस कॉम्प्लेक्स का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या आया है बताइए, -π/4। तो ढांचा कहां सही है, नीचे वाली फोटो या ऊपर वाली फोटो में? ढांचा कहां सही है, नीचे वाली फोटो में या ऊपर वाली फोटो में? हाँ, तो इसलिए ऊपर वाला सही है। आप कहोगे सर बुक में तो ये आंसर लिखा है, तो लिखा है, उसका मर्जी लिखा है, वो ट्रिग्नोमेट्री लगाया, बट ये जो है राइट वे है लिखने का। पोलर फॉर्म एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स का एक लिखने का तरीका होता है। तो तरीके में आप जो है चेंजिंग नहीं कर सकते। तो तरीका क्या करता है याद रखिएगा, बाहर उसका मॉडुलस होता है, अंदर कॉस होता है, फिर आयोटा होता है, फिर साइन होता है। और कॉस और साइन का जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड होना चाहिए, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड यूनिक होता है, बताया ना आपको हमने। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती कर लेते हैं। लिखिए एक और सवाल बनाइए जल्दी सा। अरे आंसर दोनों, आंसर तो अरे भैया सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली तो वही चीज आ जाएगा। सॉल्व करोगे वैल्यू तो दोनों से वही आएगा, दोनों अलग अलग चीज थोड़ी है, दोनों आइटम तो एक ही है, लिखने का तरीका ना अलग है बेटा। इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, आंसर तो वही आएगा, 1/√2 और -1/√2 आएगा, ये अलग अलग है। चलो इसका पोलर फॉर्म लिखो, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ sin 20 sin 120 माइनस आयोटा cos 120। पोलर फॉर्म लिखना है z बराबर, चलो sin 120 का वैल्यू कितना होगा बताओ हमको। सेकेंड क्वाड्रेंट में -2 3/2 होगा क्या, और माइनस आयोटा cos 120 का वैल्यू क्या होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, -½ होगा क्या, -2 3/2 प्लस ½ आयोटा होगा क्या बताओ ऐसा। चलो ठीक है, अब तुम इसका मॉडुलस लिख लो। मॉडुलस कितना आएगा, 3/4 प्लस 1/4 आएगा, 4/4। देखो बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते जाओ और उस पर प्रैक्टिस करते जाओ, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे और फिर बाद में पल्ले नहीं पड़ेगा तुमको। हम ऐसा नहीं कि हम बहुत डीप जा रहे हैं, हम बहुत डीप जाएंगे तो आप पका जाएंगे। अभी हम आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कैसे पढ़ाना और कैसे आप सीखिएगा ज़्यादा। और मैं जितना बता रहा हूँ अगर आप उसको मेहनत कीजिएगा तो आपका जरूर अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा। सिर्फ स्कूल में अच्छा नहीं होगा, ना सिर्फ कंपटीशन में अच्छा होगा, सब जगह अच्छा होगा। स्कूल भी अच्छा होगा आपका, +√3/2। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये आ जाएगा 1। जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, इसलिए मेहनत करते जाओ, जो जो बताया जाता है उसको रिवाइज करो घर में जाके। आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा।
और हम आपको स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब हम बहुत एक ही बार डीप जा रहे हैं। और अभी तो थोड़ा के पढ़ाएंगे इसको, ये बहुत बड़ा पार्ट है, बट स्कूल में जितना भी दिया वही मैं पढ़ा रहा हूँ, बट उसी को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। आपका आर्गन प्लेन आगे जो है पार्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे नहीं पढ़ाया आपका, इसका ज्योमेट्रिकल पार्ट जो है आपको नहीं पढ़ाया है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाया है, एन रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ाया, वो सभी हम पढ़ाएंगे। लेकिन आर्गुमेंट तक जो पढ़ाया है उसी का हम डिटेल वर्जन में जा रहे हैं, सब तरह से बताते जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। बस आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका स्कूल भी अच्छा होगा और आगे भी अच्छा होगा। मेहनत करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा। चलो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे बताओ, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लिखा आएगा, लोकेट होगा, बताओ हमको। रूट फर्स्ट क्वाड्रेंट, रूट 3/2 और आएगा 1/2, इसको ज्वाइन किया, बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, हाफ, ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट 3/2, ये एंगल को थीटा मान लो, tan थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर हाफ बाई रूट 3/2, 2 कट जाएगा, 1/√3 कितना पे आएगा, थीटा 30 डिग्री, 5/6। क्या ये थीटा आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा इसका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये हो जाएगा ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होता है, सेकंड के लिए ये होता है, और फोर्थ के लिए ये क्लॉकवाइज, और थर्ड के लिए भी ये क्लॉकवाइज होता है, याद है ना, बताया था ना। सो पोलर फॉर्म क्या आएगा बताओ, पोलर फॉर्म क्या आएगा इसका, पोलर फॉर्म का शकल क्या होता है बताओ, बाहर मॉडुलस आता है, मॉडुलस कितना है 1, अंदर आता है कॉस, एंगल कॉस का क्या होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस आयोटा साइन π/6 होगा बोलो। तो इसका पोलर फॉर्म लिखिए बताओ हमको, राइट द पोलर फॉर्म ऑफ आयोटा write the polar form of z बराबर आयोटा पे पावर 25 पे पावर 3, पोलर फॉर्म इसका लिखिए, जल्दी बताओ। आयोटा पे पावर 25 पे पावर 3 क्या आएगा, ये आएगा आयोटा पे पावर 75, आयोटा पे पावर 75, तो आयोटा पे पावर 75, 4 से इसको डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना दिखता है, 75 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3, आयोटा क्यू आएगा माइनस आयोटा, जेड का सही शकल डालो, जेड का सही शकल डालो, क्या आएगा 0 प्लस -1 इंटू आयोटा आएगा क्या, 0, -1 कहाँ लोकेट होगा, मॉडुलस कितना आएगा बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये लोकेट कहाँ पे होगा, 0, -1 क्वाड्रेंट में कि यहाँ पे 0, -1। अब ये लाइन सेगमेंट क्रिएट हो गया, अब ये लाइन सेगमेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट रे इस लाइन सेगमेंट का प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये तो इधर आ जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, क्लॉकवाइज ये एंगल होगा ना, ये एंगल ना, ये एंगल कितने के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे ये एंगल आ रहा है -π/2, यही प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा बताओ,
अरे क्लॉकवाइज है ना, नेगेटिव एंगल होगा ना -90 ना। तो लिखो पोलर फॉर्म कितना आ जाएगा, पोलर फॉर्म आ जाएगा z बराबर मॉडुलस कॉस ऑफ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कितना रहा -π/2 प्लस आयोटा साइन -π/, ये आपका आंसर होगा। ट्रिग्नोमेट्री लगाना है, ये छोड़ देना है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना। चलो जल्दी से तुम उनको बना के दिखाओ, एनसीईआरटी का एक सवाल है, इसको बना के दिखाओ, एग्जाम में आता है। राइट द पोलर फॉर्म ऑफ z बराबर आयोटा -1 माइनस आयोटा बटा cos π/3। पीछे क्लास में ऐसा सवाल बताए थे, आर्गुमेंट निकालना, आयोटा साइन π/3, आयोटा साइन π/3। बना लोगे, बना लोगे। हम कॉल कर लेते हैं ताकि क्लास लें। आया बेटा, बोलो। जल्दी सब लोग निकालो। देखो z बराबर क्या लिखोगे, 1 माइनस आयोटा, ये एनसीईआरटी का सवाल है। cos π/3, cos 60 कितना होता है 1/3/, ऐसा पीछे क्लास में एक सवाल बताया था, पीछे क्लास 2 माइनस 2 आयोटा, नीचे आएगा 1 प्लस आयोटा रूट आएगा, बोलो ऐसे। लेकिन अभी कॉम्प्लेक्स का ये सही ढांचा नहीं है, इसको सरियाओ। दिया गया 2 माइनस 2 आयोटा और यह जाएगा 1 माइनस आयोटा रूट, पूरा मल्टीप्लाई करो स्टेप बाय स्टेप। होगा ऐसा, बताओ हमको बेटा। अच्छा मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और -2 आयोटा रूट 3 आ जाएगा, -2 आयोटा आ जाएगा और प्लस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। क्या
सही लग रहा है या गलत है कहीं? यहाँ पे ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा 2 - 2 to 3, 2 - 2 to 3। और आयोटा में अगर यहाँ से कॉमन निकालता हूँ माइनस आयोटा, तो ये आएगा 2 + 2 to 3, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, 2 से डिवाइड कर लो तो 1 - √3 और माइनस आयोटा 1 + √3। कुछ गलती है क्या? माइनस आयोटा √3 - 1, क्यों? फिर माइनस तो कॉमन निकल गया तो प्लस ही रहेगा। ठीक तो है 2 -2 आयोटा सही तो लग रहा है। क्या गड़बड़ है क्या? जवाब नहीं दे रहा। अब यहाँ पे देख लीजिए भाई, बस नीचे आएगा 2, ये जो है ये जेड बराबर ये पॉइंट मॉड जेड तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 1 - √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 + √3/2 का मॉड जेड तो आपका आ जाएगा नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ 3 √2 आ जाएगा। आर्गुमेंट देखो जरा कौन सा क्वाड्रेंट में है ये कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल से नहीं आएगा, रियल पार्ट भी निगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव है। 1 - √3 का वैल्यू निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? निगेटिव। और 1 + √3/2 विथ निगेटिव साइन, हाँ कहाँ पे आएगा? x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, कहाँ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। चलिए ठीक, ये हाइट कितना जाएगा? ये आएगा 1 - √3/2 और ये आएगा 1 + √3/, तब ये पॉइंट क्रिएट होगा 1 - √3/2 और -1 + √3/, इस तरह से पॉइंट क्रिएट होगा। चलिए ये एंगल को आप बीटा मान लीजिए, tan बीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर 1 + √3/2 बाई 1 - √3/, tan बीटा आ जाएगा 1 + √3 बाई 1 - √3, ऐसा जगह क्या? यहाँ 1 - √3 नहीं लिखाएगा, यहाँ पे ये लेंथ निगेटिव कैसे होगा? ये लेंथ √3 - 1/2 होगा ना, बोलिए। वन माइनस √3 तो निगेटिव है ना बेटा, अब आप क्या कीजिए √3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए, tan बीटा बराबर आ जाएगा 1/√3 + 1 और यहाँ आ जाएगा 1 - 1/2। ये tan बीटा आ जाएगा, इस 1 को लिख लीजिए tan 45 और 1/√3 को tan 30 लिख सकते हैं क्या?
नीचे क्या आएगा 1 माइनस टाइम 45 इंटू टाइम 30 लिख सकते हैं। बोलिए एनसीईआरटी का सवाल है, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। टाइम थीटा आ जाएगा, टाइम 45 प्लस 30 आ जाएगा। बोलिए टाइम 75 डिग्री, यानी कि बीटा आ गया 75 डिग्री, मतलब 5 पाई बाई 12। अच्छा, तो इसका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कौन सा एंगल होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अच्छा, ये एंगल कितना बनेगा बताइए? ये एंगल माइनस पाई प्लस बीटा बनेगा क्या? थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल माइनस पाई प्लस बीटा बनेगा। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा माइनस पाई प्लस 5 पाई बाई 12, माइनस 7 पाई बाई 12 आ जाएगा। हाँ बोलिए। पोलर फॉर्म कितना है? आ जाएगा जेड बराबर, इसका मॉडुलस कितना है? cos ऑफ क्या है? जो आ गया। सर मतलब क्या लो वो बैठा है। क्या लगता है वो जो ये आदमी आ रहे हैं वही सब शर्मा साहब बोल रहे थे। तो आगे ये सर बोलो। तुम लोग समझ रहे हो बेटा, सब लोग, किसी को दिक्कत है तो बताना। अब ये वाली तुम एक्सरसाइज पहले करके आना, ठीक है? कौन सा एक्सरसाइज? 13.4। हाँ, संडे को क्लास है। हाँ, संडे क्लास है, वही कितने बजे से? 9 बजे से, जो बोले थे कितनी क्लास, वही टाइम, ठीक है? संडे क्लास है। हाँ, सेट्स होगा, सेट्स होगा। ये वाली चैप्टर क्या लेना है? 13.4, ये वाली चैप्टर करना है। ठीक, बाय बाय। हाँ सर नमस्कार। ओके ओके। अरे कहाँ है? आना है का इधर? नहीं आपसे पूछ रहे हैं। ये 7 साढ़े 7 तो बजी, मतलब 7 साढ़े 7 बजे आ जाइए। हाँ आ जाइए। ठीक।